Dear student, today we will discuss about our new topic Mendel's law of inheritance। तो आज हम ये समझेंगे मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ थे या हेरिडिटी के लॉ थे वो क्या थे, उन्होंने लॉज में कौन कौन सी बातें बताई थी। और हमको 3 लॉ पढ़ने हैं मेनली इस टॉपिक के अंदर। पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लास्ट आएगा हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमको आज डिस्कस करना है। तो हम पहले अपना जब हम मेंडल्स के लॉ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, तब जाके टॉपिक स्टार्ट होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में पूरी तरह से क्लियर हो नहीं पाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिक चीज़ क्या क्या है इस टॉपिक को समझने से पहले। तो बेसिस क्या है हमारे पास, आपके पास जब भी आप इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो आपके पास पहले टर्मिनोलॉजी आएगी कि आपको सारे टर्म्स को कैसे डिफाइन करना है। और आपके पास एक टर्म आएगा जिसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, मेंडल आपने इसमें पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रेड्स के बारे में, एलेल्स के बारे में, तो उससे रिलेटेड एक बात हमारे पास जीन्स है। ठीक है, तो जीन क्या होते हैं ये हमको पहले समझना है, क्योंकि जो ट्रेड और एलेल की जो बात मेंडल कर रहा था वो जीन को ही बताना चाह रहा था, जीन को ही डिफाइन कर रहा था वो एक तरह से। क्योंकि हमको पता है हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पेरेंट्स के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। बट ये जीन होता क्या है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जीन को डिफाइन करना बहुत इजी है। तो अगर हम जीन की बात करते हैं, व्हाट इज़ अ जीन, क्योंकि मेंडल इसको क्या बोलता था, मेंडल को नहीं पता था, जीन बहुत बाद में हमने डिफाइन किया। मेंडल उसको समझता था, इसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जीन क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, हमको पता है हर सेल्स के, कोई भी हम सेल ले लें, हर सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है, और सारा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं करता। आपने इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर, कोई भी हम बॉडी ले लें, किसी भी सेल की अगर हम बात करें, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये इसी प्रोटीन से डिफाइन किया जाता है, इसी को हम जीन कहते हैं। मतलब जो डीएनए प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन को कोड करता है, उसी को हम कहते हैं जीन्स। और सारा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं करता, बहुत ही कम पॉइंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में किसी भी सेल के अंदर 99.9% डीएनए ये नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम ही नहीं है। अब जो बच गया 0.01% डीएनए, इसी को हम जीन कहते हैं, जो कि प्रोटीन को कोड करेगा। अब इतना 99.9% डीएनए, इतना ज़्यादा डीएनए नॉन फंक्शनल क्यों होता है, ये तो हम आगे जब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के टॉपिक, वहाँ पे हमारा क्लियर होगा। बट जीन क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन, और बहुत ही कम पार्ट है डीएनए का जो कि प्रोटीन को कोड करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि सारे डीएनए को हम सारे जीन्स को हम डीएनए कंसिडर कर सकते हैं, बट सारा डीएनए जीन नहीं हो सकता है। ठीक है, वही डीएनए जीन कंसिडर किया जाएगा जो कि प्रोटीन को कोड करेगा। अब मेंडल इसी को समझना चाहता था कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कैसे होता है, जो हमको यहाँ डिस्कस करना है। अब जीन को हमने डिफाइन तो कर लिया, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट अब डीएनए कहाँ होता है, कैसे होता है, ये हम जरा देख लेते हैं। तो लेट अज्यूम कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है, मान लेते हैं सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम, मान लो आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है इस तरह से। अगर आप इसको मैग्नीफाई करते हो, जब भी किसी क्रोमोसोम को मैग्नीफाई किया जाता है तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्रोमोसोम को स्टडी करोगे तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसको बोला जाता है। जब आप इसको अनवाइंड करोगे, ये जो कॉइलिंग है किस चीज़ की है, जब आप ये चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फर्दर क्या मिलेंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, ये हमारे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब आप मैग्नीफाई करते हो, देखो आपको क्रोमोसोम तभी नजर आएंगे जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, अदरवाइज हमको क्रोमोसोम नजर नहीं आता है। सेल डिवीजन के टाइम पे आपको नजर आएंगे। तो ये क्रोमोसोम है। फिर हमने क्रोमोसोम की जो कॉइलिंग थी इसको ओपन करके देखा, हमने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो बॉल की तरह स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो आप देख सकते हो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड एक कॉइल है, एक रैपिंग हो रखी है। ये जो रैपिंग है किसकी है, डीएनए की है। तो फाइनली हमारा जो निकल के आता है इसे हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए आप देख सकते हो किस में रैप है, ऐसे प्रोटीन्स की बॉल में रैप होता है और फर्दर ये हाईली कॉइल्ड होती है।
और हाईली कॉयल होकर एक सुपर कॉयल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और डीएनए में हल्का सा डिफरेंस है। क्रोमोसोम इज अ हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए अराउंड अ हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो जाता है और हाईली कॉइल हो जाता है तो उससे क्या फॉर्म होगा, हमारा क्रोमोसोम फॉर्म होगा। और क्रोमोसोम आपको सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देंगे, अदरवाइज ये फाइबर की फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होता है। अब हमने ये तो समझ लिया। अब इसके नेक्स्ट आपको एक और चीज़ पता होगी, क्रोमोसोम आपको यूजुअली पेयर में नजर आएंगे एक्सेप्ट जर्म सेल। तो जो भी हमारे पास सेल्स होती हैं उसमें आपको क्रोमोसोम इस तरह से पेयर में होते हैं, दो दो के पेयर होता है हमेशा, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप जर्म सेल की बात करोगे वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे विदाउट पेयर होते हैं। तो अब यहाँ से अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हमारे पास क्या, इसके हमने फाइनली क्या देखा, यहाँ पे डीएनए निकल के आ रहा है। अब हमको पता है सारा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, जो डीएनए प्रोटीन को कोड करेगा उस डीएनए को हम बोलेंगे जीन। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। तो मेंडल का पहला लॉ क्या होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या डिस्क्राइब किया था, जब भी दो एलील्स आपस में आते हैं या जब दो ट्रेड आपस में आते हैं तो उनमें से एक ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और एक ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब ट्रेड का मतलब जीन ही होता है। जीन उस टाइम पे डिफाइन नहीं हुआ था, जीन हमने बाद में डिफाइन किया, क्योंकि मेंडल बहुत पुराने टाइम की बात है, क्योंकि उस टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर फर्दर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सारी बातें मेंडल को नहीं पता थी। तो उसने जिस हमको पता है कि हमारे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं तो जीन्स की वजह से आते हैं, उसने उसको नाम दिया था फैक्टर या ट्रेड उसने कहा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जब दो ट्रेड एक साथ होते हैं तो उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हाइब्रिड फॉर्म में। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके अंदर, और ये हमने डिफाइन कैसे किया, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आया। मेंडल ने कैसे प्रूफ किया कि एक कैरेक्टर अपने आप को डिफाइन कर पाता है और एक कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता। तो उसने क्या किया, उसने किया पी प्लांट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, उसने पी प्लांट ही चूज़ किया, इतने सारे प्लांट थे। तो पी प्लांट को चूज़ करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पे हमको नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। पहली बात तो पी प्लांट आपको कहीं भी प्रोवाइड हो जाता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। इसको ग्रो करवाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और 4-5 महीने के अंदर आपको इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप किसी और प्लांट की बात करोगे जिसमें 1-2 साल में फल लगते हैं, उसके अंदर फ्रूट बहुत टाइम में लगेंगे, तो उसमें फिर आपके रिजल्ट आने में बहुत वेट करना पड़ेगा। तो पी प्लांट ऐसा था जो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत ही सस्ता था, बहुत चीप था, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को कंसिडर किया। अब उसने इसके यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लिए थे, पर हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले टॉलनेस के ऊपर। तो मेंडल ने क्या किया, 2 तरह के प्लांट को ग्रो करवाया अलग अलग जगह, 2 गार्डन में। एक थे टॉल पी प्लांट और एक थे ड्रॉफ, ठीक है। टॉल का मतलब है ये सारे पी प्लांट लंबाई में, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, इनकी लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ टॉल पी प्लांट को ग्रो करवाया एक गार्डन में और दूसरी जगह ड्रॉफ पी प्लांट को। तो 2 तरह के पी प्लांट को उसने ग्रो करवाया और इनको आपस में क्रॉस करवाया। अब क्रॉसिंग में आपको ध्यान रखना है कि 2 प्लांट कभी आपस में क्रॉस नहीं करते, प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं। अब गैमेट्स आपस में क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ पे उसने करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक प्लांट के पोलन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जब हम ऐड करते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाके इन दोनों का एक हाइब्रिड बनेगा। तो टॉल पी प्लांट और जब ड्रॉफ पी प्लांट को क्रॉस करवाया तो यहाँ पे बनता है हमारे पास एक हाइब्रिड जो सारे टॉल होते हैं। अब आपने देखा होगा टॉल पी प्लांट को हम दिखाते हैं कैपिटल टी से और 2 बार हम लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल टी 2 बार लिखते हैं। और ड्रॉफ पी प्लांट को दिखाया जाता है स्मॉल टी से। यहाँ पे टी के दिखाता है, टी यहाँ पे जीन को दिखा रहा है, एक ट्रेड को दिखा रहा है। जीन उस टाइम पे डिफाइन नहीं हुआ था, बट हम इसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं अगर इसको हम जीन की समझें। तो ये जो टी है, अब यहाँ पे 2 बार टी लिखने का मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। हमने देखा एक सेल है हमारे पास, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर फर्दर, और क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, 2-2 के पेयर में। अगर मैं पी प्लांट की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट में 2 यहाँ पे जीन्स हैं, दोनों किसको कोड कर रहे हैं, टॉलनेस को। कैपिटल टी का मतलब यहाँ पे टॉलनेस, कि दोनों ही टॉलनेस को कोड करना है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। क्योंकि मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम में मान लेते हैं यहाँ पे एक जीन है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक जीन है जो कि टॉलनेस को कोड करता है। तो इसके जस्ट साथ में यहाँ पे इसका जो पेयर होगा, यहाँ पे भी एक जीन होगा, वो भी टॉलनेस को ही कोड कर रहा होगा, इसलिए हमने 2 बार कैपिटल टी लिखा है यहाँ पे।
उसके बाद 2 बार स्मॉल टी लिखने का मतलब क्या है कि इस प्लांट के जो क्रोमोसोम है, जो हाइट को कोड करते हैं, वो दोनों ही ड्रॉफनेस को कोड कर रहे हैं, मतलब दोनों की हाइट स्मॉल होगी। तो 2 बार टी लिखने का मतलब क्या है, यहाँ क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और यहाँ पे सिंगल टी क्या दिखा रहा है, सिंगल टी हमको यहाँ पे दिखा रहा है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल ट्रेट दिखा रहा है हमको, इसको हम जीन भी बोल सकते हैं। तो जब 2 जीन आपस में मिलते हैं तब जाके कैरेक्टर बनता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा जीन रिक्वायर होते हैं, बट टॉलनेस के लिए 2 ही चाहिए हमको पी प्लांट के अंदर। एक ड्रॉफनेस का, अगर दोनों ही टॉल है तो टॉल होगा, अगर दोनों ही ड्रॉफ होंगे तो प्लांट की हाइट छोटी होगी। जब हमने दोनों को क्रॉस करवाया, आप देखो इसके बाद इनको हमको क्रॉस कैसे करवाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, प्यूनेट स्क्वायर इसको कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब आपको पता है मियोसिस माइटोसिस आपने पढ़ा है, मियोसिस में क्या होता है, जो सेल डिवीज़न है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी की सेल में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। जब 23 पेयर डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 23 पेयर ही होंगे। अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, और दूसरी होती है मियोसिस। मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब भी स्पर्म एंड ओवम बनते हैं तो मियोसिस के थ्रू बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने बताया 2 प्लांट आपस में क्रॉस नहीं करते, 2 प्लांट की गैमेट क्रॉस करते हैं। जब दोनों प्लांट्स की गैमेट्स बनेंगे तो उसमें उनके जो पोलन्स होंगे और जो फीमेल ओवम होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो ये जो 2 एक साथ मैंने लिखे हैं, 2 बार कैपिटल टी लिखने का मतलब क्या है कि दोनों टॉलनेस को कोड कर रहे हैं। तो जब ये पेयर में डिवाइड होंगे, जब यहाँ से मियोसिस होगा तो 2 सेल्स में क्या होगा, आइदर इनमें से कोई एक जाएगा। तो हमारे पास जो इनके गैमेट बनेंगे, इन दोनों के पास आइदर सिंगल टी होगा, या तो इसके पास सिंगल टी, इसके पास भी सिंगल टी है। तो आप बुक्स में देखोगे सिंगल टी को गैमेट्स लिखा हुआ है, ये गैमेट्स नहीं है, ये गैमेट्स के अंदर के जो जीन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक गैमेट के पास इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। और एक ही क्यों हो सकता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, गैमेट्स के अंदर नहीं होते हैं। गैमेट्स के अंदर आपको विदाउट पेयर आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के गैमेट फॉर्म करेंगे। अब इसके जो गैमेट बनेंगे उसमें या तो कैपिटल, अब दोनों ही कैपिटल टी हैं, ठीक है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी क्या है, एक साइड आप क्या लिख दो, दोनों साइड कैपिटल टी लिख दो। ठीक है, ये किसके गैमेट है, टॉलनेस वाले प्लांट के। जो प्लांट ड्रॉफ था जिसकी हाइट छोटी थी, उसके गैमेट आप कैसे लिखोगे, स्मॉल टी से। अब आपको क्रॉस कैसे करवाना है, जैसे अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी और ऊपर से आएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, ये है कैपिटल और स्मॉल। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आएगा कैपिटल और ऊपर से स्मॉल। ठीक है, इस बॉक्स में यहाँ से कैपिटल टी, ऊपर से स्मॉल टी। तो इस तरह से हम इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है, कौन कौन से गैमेट आपस में क्रॉस हो सकते हैं। तो एक के पास कैपिटल टी है और एक के पास स्मॉल टी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जिनके जो मिक्स हाइब्रिड बनेंगे उनमें से एक के पास कैपिटल होगा, एक के पास स्मॉल होगा। तो हमने क्या देखा कि एक गार्डन में हमने टॉल पी प्लांट ग्रो करवाए और दूसरे में ड्रॉफ पी प्लांट ग्रो करवाए, और जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनमें सारे के सारे टॉल थे और उतने ही टॉल थे, इक्वली टॉल थे जितने की टॉल प्लांट हमारे पास हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो टॉल पी प्लांट हैं, इनकी हाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं इनकी हाइट है 5 इनकी हाइट मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं हम, बस 2 मीटर ज़्यादा ही है, चलो हम मान लेते हैं इनकी हाइट 1 मीटर है। 1 मीटर टॉल ये पी प्लांट है, और ये जो ड्रॉफ पी प्लांट है इसकी हाइट 0.5 मीटर है, ये इतने टॉल होते हैं। ठीक है, तो हमको यूजुअली लगता है क्या है कि जब हम टॉल पी प्लांट और ड्रॉफ पी प्लांट को हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब हमने टॉल पी प्लांट 1 मीटर टॉल और 0.5 मीटर टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट इक्वली टॉल थे। मतलब अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट हैं इन सब की हाइट 1 मीटर ही होने वाली है। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट प्लांट था कैपिटल टी, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल। ये आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी, इनको डिफाइन कैसे करना है। इसको हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल, फिर हम दिखाते हैं स्मॉल टी। इसे हम कहते हैं होमोजाइगस ड्रॉफ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्रॉफ। हमने क्या देखा, जब हमने दोनों को क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम लिखते हैं होमोजाइगस, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये हमारा हेट्रोजाइगस। और साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इक्वली टॉल है, अपने पेरेंट टॉल पी प्लांट के बराबर ही था। इन दोनों की जो हाइट थी बीच में नहीं आएगी, इनकी हाइट जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो किसके बराबर है, टॉल पी प्लांट के बराबर ही है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे हेट्रोजाइगस टॉल।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या फाइंड आउट होता है, इसका कंक्लूजन क्या है, मेंडल के पहले लॉ। हमारे पास कुछ एक गार्डन में टॉल पी प्लांट थे, दूसरे गार्डन में ड्वार्फ पी प्लांट थे। हमने दोनों को क्रॉस करवाया और हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इक्वली टॉल है पेरेंट प्लांट की तरह, बीच में उनकी हाइट नहीं आई। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या होता है कि जब दो ट्रेड एक ही फॉर्म में होते हैं, जब एक प्लांट के अंदर दो डिफरेंट ट्रेड होंगे तो उनमें से एक ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने कैरेक्टर शो कर पाता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड। तो यहाँ पे जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर था ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर गायब हो गया। मतलब जितने भी नए प्लांट यहाँ पे ग्रो होंगे उनमें से एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि टॉलनेस डोमिनेंट है और ड्वार्फनेस रिसेसिव है, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ये जो जीन है हमारे पास। तो ये था हमारा मेंडल का फर्स्ट लॉ। तो अगर आपको उसको डिफाइन करना है आप बोल सकते हो व्हेन द टू ट्रेड प्रेजेंट इन अ हाइब्रिड फॉर्म, जब दो ट्रेड हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं देन वन ऑफ देम इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव ट्रेड। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये पहला लॉ है मेंडल का। अब इसका नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब हमको डिफाइन करना होता है तो हम स्टार्टिंग से पहले अपना एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। मेंडल ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अभी हमने जस्ट देखा कि हमारे पास मान लेते हैं टॉल पी प्लांट है जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल टी से, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस टॉल। और एक है हमारे पास ड्वार्फ पी प्लांट जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल टी से। दो बार स्मॉल टी लिख रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेयर में होता है किसी भी प्लांट के अंदर। अब इनको क्रॉस करवाने के लिए हमने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था, ये हमारा बॉक्स है पिनट स्क्वायर इसको कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके गैमेट्स यहाँ साइड में लिखते हैं। जैसे इसके गैमेट हम लिखेंगे कैपिटल टी सिंगल गैमेट, तो सिंगल लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि मियोसिस के थ्रू कोई एक ही कैरेक्टर जा सकता है, दोनों नहीं जा सकते। तो स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ऊपर की तरफ हम लिख सकते हैं इसके ट्रेड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमने देखा फर्स्ट बॉक्स में क्या आता है कैपिटल टी और साथ में यहाँ पे आ जाता है स्मॉल टी। अगेन यहाँ पे भी इन सब के पास कैपिटल टी और साथ में स्मॉल टी, ये भी तक हमने देखा है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, ये सब यहाँ पे जो फॉर्म होंगे सब क्या होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल फॉर्म होंगे, कैपिटल टी और साथ में इनके साथ होगा स्मॉल टी, इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल, और ये है हमारी F1 जनरेशन, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। हमने क्या किया, टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया, सारे टॉल थे, ये तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था। बट यहीं से हमको क्या स्टार्ट करना है, अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को आपस में सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, खुद के साथ क्रॉस करवाते हैं और चेक करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। अब आप देखो, पहले टॉल प्लांट थे और सारे उसके बाद ड्वार्फ थे, हमने क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। अब हम देख के नहीं बता सकते कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब आप ये सोचो, क्योंकि ये प्यूरेट स्क्वायर हम अपने सामने बना रहे हैं, मेंडल के सामने क्या है, उसके पास एक गार्डन में टॉल पी प्लांट है और एक गार्डन में ड्वार्फ पी प्लांट है, उसमें क्रॉस करवाए सारे टॉल हैं, तो उसके सामने ये रिजल्ट नहीं है जो हम अभी बना रहे हैं। तो यहाँ से अब वहाँ से अपना एक और लॉ देने वाला है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं, तब जाके हम एक लॉ बना पाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमको क्या करना है, सेम प्लांट को वापस खुद के साथ क्रॉस करवाना है। ये जो हेट्रोजाइगस टॉल हैं इन्हीं को हमने आपस में क्रॉस करवाया। अब हेट्रोजाइगस टॉल को हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक प्लांट है और दूसरा प्लांट भी सेम होगा, ठीक है। जब हमने एक टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया, उसके बाद सारे टॉल थे, उन टॉल को हमने नाम दे दिया हेट्रोजाइगस टॉल। अब इन्हीं को हम आपस में सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, खुद के साथ आपस में ही क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो क्रॉस कैसे करवाएंगे, अगेन हम ये स्क्वायर बनाएंगे, प्यूरेट स्क्वायर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, गैमेट्स बनाना है। अब जब इससे गैमेट्स बनेंगे, इसकी जो नई सेल्स बनेंगी, पोलन ग्रेन और ओवम, क्योंकि आपस में फ्यूज़ कौन करेगा, दो प्लांट्स आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे, इनके गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे और गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम विदाउट पेयर जाएंगे, तो इनमें से कोई एक जाएगा। तो इसके जो गैमेट होंगे, एक तो कैपिटल टी होगा और दूसरा होगा हमारे पास स्मॉल टी। वैसे इसके भी हमारे पास गैमेट्स कैसे होंगे, आइदर कैपिटल टी और आइदर स्मॉल टी। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाना है आपको, तो अगेन आप बॉक्स में इनको पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके ट्रेड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो कैरेक्टर है वो हम इस साइड लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो आप फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से कैपिटल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी मतलब ये क्या है, होमोजाइगस टॉल। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से कैपिटल टी और ऊपर से स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, इस बॉक्स में ऊपर से कैपिटल और यहाँ से स्मॉल, और यहाँ पे ऊपर से कैपिटल, इस साइड से स्मॉल टी, दो बार स्मॉल टी आ रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब उसके सामने तो रिजल्ट है, अब रिजल्ट से लॉ कैसे दिया गया ये हम समझते हैं। अब देखो आपके पास रिजल्ट क्या है,
देखो फर्स्ट बॉक्स में क्या है हमारे पास, कैपिटल टी, ये क्या है हमारे पास, होमोजाइगस टॉल। अब इस बॉक्स में और इन दोनों बॉक्स में हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास, टॉल तो है बट हेटेरोजाइगस, और ये हमारे पास स्मॉल टी ड्रॉफ। अब यहाँ पे आपके पास पहले तो दो तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, अभी हम समझेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, बट हम पहले रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, हमने क्या देखा, हमारे पास ज़्यादातर टॉल प्लांट है, क्योंकि मेंडल देख के ये नहीं बता सकता कि ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, हम जीन्स के लेवल पे नहीं देख सकते उसको, तो प्लांट या तो टॉल नज़र आएगा, मतलब हम फिजिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। उसको नज़र क्या आ रहा है, उसको ये नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम प्लांट टॉल हैं और 1/4 प्लांट ऐसे हैं जो ड्रॉफ हैं, ये उसको नज़र आ रहा है। क्योंकि देख के हम ये नहीं बता सकते कोई प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो जो कैरेक्टर हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व करना फिजिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो फिनोटाइप में आपको नजर क्या आएगा, ऐसा नहीं है कि पहली बारी में ऐसा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि दो प्लांट को क्रॉस करवाया तो पहला टॉल होगा, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि 75% चांसेस है। यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस मिला के क्या बता रहे हैं, एक बॉक्स दिखाता है 25% चांस को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 75% चांसेस क्या हैं कि जो भी प्लांट होगा टॉल होगा, और 25% चांसेस हैं कि ड्रॉप हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला प्लांट ही ड्रॉप निकले, लेकिन जब आप बहुत सारे प्लांट को क्रॉस करवाओगे तो आपका ये रेशियो बहुत और ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा क्या कि मैक्सिमम प्लांट टॉल है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं 3:1। 3:1 लिखने का मतलब क्या है, 75% प्लांट आपको टॉल मिलेंगे और 25% प्लांट आपको ड्रॉफ मिलेंगे। इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जीनोटाइप अगर आप यहाँ पे देखो तो आप जीनोटाइप देख सकते हो कि होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल अलग अलग होते हैं जीन्स के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दोनों कैपिटल टी है, इसके बाद कैपिटल स्मॉल है, लेकिन देख के नहीं बता सकते। तो जीनोटाइप आप देख सकते हो, एक ये अलग है, वे दोनों एक जैसे हैं, और फिर ये अलग है। तो जीनोटाइप हम लिखते हैं यहाँ पे 1:2:1। यहाँ पे 1 क्या है, होमोजाइगस टॉल, और 2 है हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल। टॉल तो है बट हेटेरोजाइगस है, और लास्ट है हमारे पास ड्रॉफ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। ये आ गया फिनोटाइप मतलब फिजिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जिनको देख के ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो जीनोटाइप रेशियो मेंडल को नहीं पता, मेंडल को नहीं पता कि जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, क्योंकि हम देख नहीं सकते इसको। हम बस क्या देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्लांट टॉल हैं और कुछ प्लांट ड्रॉफ हैं। अब इसके बाद उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बातें बताई, उसने कहा जो हमारे पास ट्रेड होते हैं, ये जो हमारे पास दो ट्रेड हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये दोनों मियोसिस के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना। इसके मीनिंग को आप समझ लो, आपको लॉ हमेशा याद हो जाएगा। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, ठीक है। तो हमारे जो गैमेट्स जब भी हमारे पास ट्रेड होता है, जो मिला के किसी जीन किसी कैरेक्टर को कोड करते हैं, जैसे अगर आपको टॉलनेस का कैरेक्टर चाहिए तो आपके पास 2 जीन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ये टॉल है क्योंकि इसके पास एक टॉलनेस का जीन है, एक ड्रॉफनेस का जीन है, और टॉलनेस तो डोमिनेंट होता ही है। तो दोनों मिला के क्या करते हैं, टॉलनेस को कोड करते हैं, तो दोनों को मिला के एक कैरेक्टर बन रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो फिनोटाइप आया 3:1, जीनोटाइप आया 1:2:1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करोगे आप, पहले तो ये कैरेक्टर था, फर्स्ट जनरेशन हमने देखा नहीं, इसको हम कहते हैं वैसे F2 जनरेशन। ये जो हमारी जनरेशन आई, ये है हमारी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। F1 जनरेशन हमारी हाइब्रिड टॉल थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हमारे पास मेंडल के पास रिजल्ट क्या है, पहले टॉल पी प्लांट थे, ड्रॉफ पी प्लांट थे, दोनों को क्रॉस करवाया और एक भी प्लांट ड्रॉफ नहीं था। हमको एक भी प्लांट ड्रॉफ नहीं मिला। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 25% प्लांट ड्रॉफ हैं। तो पहले तो ये कैरेक्टर गायब हो गया था। पहले तो जो हमने F1 जनरेशन में देखा, सारे प्लांट टॉल थे, और ये कैरेक्टर वापस आ गया। तो इसके कैरेक्टर के वापस आने की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ये दोनों सेपरेट होंगे, अगर ये दोनों, देखो आपको समझना क्या है, अगर ये दोनों स्मॉल टी एक साथ होंगे, ये दोनों ड्रॉफनेस के जीन अगर एक साथ हैं, तो आपको हर जनरेशन में एक ड्रॉफ प्लांट मिलेगा। बट हमको F1 जनरेशन में एक भी ड्रॉफ प्लांट नहीं मिला। जब हमने टॉल प्लांट को ड्रॉफ के साथ क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट टॉल थे, तो वहाँ पर ये हमको गैमेट दिखानी, ये वाला जो कैरेक्टर था ये टोटली गायब हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर वापस अपीयर होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा अपीयर हुआ है, इसकी
अपीयर होने की पॉसिबिलिटी एक ही है, क्योंकि F1 जनरेशन हमको अपीयर नहीं हुआ, मतलब ये सेपरेट हुए होंगे। जब स्मॉल टी सेपरेट होंगे तो हमको ड्रॉफनेस वाला कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता ही ये हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये हमेशा एक साथ रहेंगे तो आपको हर जनरेशन में टॉल प्लांट नजर आएगा। तो यहीं से इसने कहा, मेंडल ने, कि हमारे पास जो जो हमारे पास ड्रॉफनेस का कैरेक्टर था ये डिसअपीयर हो गया था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेपरेट हुआ होगा मियोसिस के टाइम पे। तो यहीं से इसने अपना लॉ दिया, जब दो ट्रेड जो सिंगल कैरेक्टर को कोड करते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस एक ही चीज़ होती है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, व्हेन द टू ट्रेड विच कोड फॉर सेम कैरेक्टर गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और यह लिख सकते हो मियोसिस। मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन सेम है। तो ये हो चुका है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद लास्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो ये लॉ पहले बोलता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं इस लॉ के अंदर मेंडल ने बताया क्या था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर फर्दर होता है डीएनए, जिसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम हमने देखा पेयर में होते हैं, ठीक है। दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स के अंदर अपना न्यूक्लियस होगा और दोनों के अंदर क्रोमोसोम होंगे और पेयर में होंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है ये जो क्रोमोसोम पेयर में है, जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे और जब नई सेल बनेगी तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अरेंज होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम आएंगे, जो पेयरिंग में आएंगे, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसको हमको अगर मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका लॉ का मतलब क्या है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, मान लेते हैं इसके अंदर कुछ पेयर्स हैं क्रोमोसोम के इस तरह से, ठीक है। तो ये मान लेते दोनों हमारे पास है क्रोमोसोम ए और ए, ये हमारे पास क्रोमोसोम बी और बी, ये हमारे पास क्रोमोसोम सी और सी, ये एक के अंदर हमने डिफाइन किया। ऐसे ही मान लेते हैं इसके साथ एक और सेल है, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से पेयर है। और पेयर कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर अलग अलग पेयर होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स। और किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करूँगा उसमें नंबर ऑफ पेयर अलग होंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में पेयर अलग अलग होते हैं, बट स्पीसीज़ के लिए सेम होते हैं। मान लेते हैं क्रोमोसोम ए और ए है, ये बी और बी है, और ये सी और सी है। तो ये दोनों सेल आपस में फ्यूज़ करती हैं, और फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा, एक हाइब्रिड सेल बनेगी, ठीक है। तो हाइब्रिड सेल में आपको ध्यान क्या देना है, मेंडल ने क्या कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ए वाले क्रोमोसोम के साथ ए ही आएगा। इसके बोलने का मतलब है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे है क्रोमोसोम ए, तो इसके साथ रैंडमली कोई सा भी अरेंज हो सकता है, इसके साथ बी वाला आ सकता है। और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्रोमोसोम बी, तो इसके सामने सी आ सकता है। तो यही है मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये जो पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं नेक्स्ट जनरेशन में अरेंज होने के लिए। ऐसा नहीं है कि ए क्रोमोसोम के सामने हमेशा ए वाला ही आएगा, सेम पेयर में नहीं आ सकते। इनका जो पेयरिंग है ये चेंज हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है अपने पेरेंट जनरेशन के। तो यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट है वही नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली अरेंज हो सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड फॉर्म करने के लिए। अब इसके नेक्स्ट मेंडल ने इसको प्रूफ कैसे किया है, इसके लिए हमारे पास है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हमारे पास एक होता है हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, सिर्फ हमने टॉलनेस को ऑब्जर्व किया है। तो टॉलनेस में हमने देखा, इससे हमारे पास दो तरह के हमने मेंडल ने लॉ निकाले हैं। पहला था हमारे मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हम कौन सा कैरेक्टर देखेंगे, टॉलनेस को, ठीक है, टॉलनेस का कैरेक्टर देखेंगे। तो टॉलनेस को जो कैरेक्टर था उसमें हमने दो कैरेक्टर ऑब्जर्व किए हैं, या तो हाइट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। टॉलनेस तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। हाइट को ऑब्जर्व करेंगे, हाइट आइदर टॉल होगी और यह हो सकती है ड्रॉप, ठीक है। ये हमारा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब हम सिंगल कैरेक्टर को हमने ऑब्जर्व किया, हाइट को। इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के लिए इसमें हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड हमारे पास डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जहाँ पे हम दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे। अब वो दो कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हाइट था, यहाँ पे हमारे पास पहला कैरेक्टर है सीड कलर और दूसरा हमारे पास सीड शेप,
ठीक है। अब ये जो सीड कलर है ये दो टाइप का हो सकता है सीड कलर। ये सीड कलर आइदर हो सकता है हमारे पास ग्रीन, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। जो पी प्लांट के सीड होते हैं आपको दो कलर में यूजुअली मिलते हैं, ग्रीन में और येलो में। अब ये जो सीड की शेप है ये दो तरह से हो सकती है, या तो होगी राउंड और या हो सकती है व्रिंकल्ड। ठीक है, कलर तो देख सकते हैं। राउंड और व्रिंकल का मतलब क्या है, अगर इस तरह से शेप है इसके पास, इस तरह की शेप को हम कहते हैं राउंड, और व्रिंकल्ड का मतलब है कुछ इस तरह से, ये व्रिंकल्ड शेप है, ये है हमारे पास राउंड और ये है व्रिंकल्ड। तो इस तरह के आपको पी प्लांट के सीड मिलेंगे, राउंड में मिलेंगे या व्रिंकल में मिलेंगे। अब ये तो हमने कैरेक्टर को देख लिया कौन कौन से कैरेक्टर है। अब इनको आपस में क्रॉस उसने कैसे करवाया, तो जब हमने मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया हाइट को, डाई हाइब्रिड में हम दोनों कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, सीड कलर को और सीड शेप को, और आपस में क्रॉसिंग करवा के चेक करेंगे कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही है या नहीं है। क्या जो कैरेक्टर पेरेंट जनरेशन के पास होते हैं क्या वो इंडिपेंडेंटली अरेंज हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में या नहीं, ये हमको चेक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं सीड कलर। तो सीड कलर अगर मैंने बताया या तो येलो होगा, और येलो को हम दिखाते हैं कैपिटल वाई से। दो बार आपको कैपिटल वाई बनाना है, और ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो जीन होंगे। एक जीन होगा जो येलो कलर को कोड करेगा, और सिंगल जीन कैरेक्टर को कोड नहीं कर सकता, उसको अपने साथ में एक पेयर में भी चाहिए। जब दो जीन पेयर में होंगे और दोनों ही येलो कलर को कोड करेंगे तब जाके सीड का कलर येलो होगा। उसके बाद है हमारे पास येलो के अलावा दूसरा है हमारे पास ग्रीन, और ग्रीन को हम दिखाते हैं क्योंकि ग्रीन एक रिसेसिव है, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल वाई से। ठीक है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, येलो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। मतलब अगर आपके पास एक हमारे पास एक सीड है, सीड के अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें एक जीन कोड करता है येलो को और दूसरा जीन कोड करता है ग्रीन को, तो उसका कलर येलो होगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है। इसका नेक्स्ट है हमारे पास सीड शेप। सीड शेप या तो राउंड हो सकती है, ठीक है, राउंड का मतलब है ये ऑलमोस्ट आपको इस तरह से नजर आएगा, और दूसरी इसकी जो शेप है ये हो सकती है व्रिंकल्ड। व्रिंकल्ड कुछ आपको ऐसे नजर आएगी सीड का शेप। ठीक है, ये जो राउंड है, राउंड को हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, दो बार कैपिटल आर लिखना है, और व्रिंकल्ड को हम दिखाते हैं दो बार स्मॉल आर, आपको इस तरह से लिखना है। तो ये हमारे क्या हो गए, इनको जीन्स को लिखना कैसे है, ये आपकी और इनकी टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हो। ये कि हमारे पास एक में एक होंगे हेट्रोजाइगस, जब दो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और अगर दोनों सेपरेटेड हैं तो होमोजाइगस है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ पूरी तरह डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे, मतलब जैसे येलो और ग्रीन में येलो डोमिनेंट है और राउंड और व्रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट है। तो हम एक ऐसा सीड लेंगे जो दिखने में येलो हो और साथ में राउंड हो, और उसको मिक्स कराएंगे एक रिसेसिव के साथ जो कि ग्रीन होगा और साथ में व्रिंकल्ड होगा, और फिर हम अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के सीड्स हैं, राउंड येलो पूरी तरह डोमिनेंट है, और दूसरा है हमारे पास व्रिंकल्ड ग्रीन, ये पूरी तरह रिसेसिव है। तो राउंड येलो, राउंड को दिखाते हैं हम कैपिटल आर, और येलो का मतलब है कैपिटल वाई, और इसको हमको क्रॉस करवाना है व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ। व्रिंकल्ड का मतलब है हम स्मॉल वाई दिखाएंगे, सॉरी स्मॉल आर दिखाता है व्रिंकल्ड को, और ग्रीन का मतलब है हमारे पास स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन कैरेक्टर को। अब इनको आपस में क्रॉस करवाना है हमको। अब हम क्या करेंगे, पहले इनके गैमेट बनाएंगे। तो मेन काम है गैमेट बनाना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बहुत सार, हम ये क्रॉस करना सीख लेते हैं बट गैमेट बनाने में हम प्रॉब्लम करते हैं, तो हमारा पूरा आंसर रिजल्ट गलत हो जाता है। तो गैमेट आपको कैसे बनाना है, जैसे इसके पास आर है, ठीक है, ये आर है, तो पहले क्या करते हैं, इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन में सेल्फ क्रॉस देखेंगे। तो हमको पता है कि ये एक प्लांट के पास है, गैमेट में इन दोनों में से एक ही जाएगा, इन दोनों में कोई एक जाएगा, तो हमने कैपिटल आर लिख दिया, और इन दोनों में से एक जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया हमने कैपिटल वाई। ठीक है, ये हमारे गैमेट्स हैं, क्योंकि गैमेट्स में दोनों जीन्स पास नहीं होते, क्योंकि गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम विदाउट पेयर होते हैं, और विदाउट पेयर में कोई एक जा सकता है।